हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर ली थी। ठीक है, तो हम लोग न्यू सिलेबस के आधारित पर यहाँ पे जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो है केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली नए सिलेबस पर आधारित है। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर सारा जो है चैप्टर 1 से स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक कंप्लीट हुआ है और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केमिकल काइनेटिक को। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे टॉपिक है हमारा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट जो डिक्रीज होता है मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का और इंक्रीज होता है मोलर कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट का है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, जिस टाइम पर, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी ए बाई डी टी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा गया, जहाँ पर जो नेगेटिव टर्म ए वाला चीज़ है तो वो चीज़ यहाँ पे डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन टाइम के साथ जो है उसी को यहाँ पे नेगेटिव टर्म में रखा गया है। फिर यहाँ पे प्लस जो डी ए बाई डी टी है वो यहाँ पे दिखा रहा है रेट ऑफ इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन टाइम के साथ। अगर यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका रेट ऑफ रिएक्शन का होता है यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एक टर्म देख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन, जिसको यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसी को कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। अगर ग्राफ की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ बताया गया है, जिसमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है और यहाँ पे क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाता है बेसिकली कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कुछ इस तरीके से। आगे टॉपिक यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि एवरेज रेट क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे उसका रेट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर बात किया जाए कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए डेल्टा एक्स यहाँ पे चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन है और डेल्टा टी यहाँ पे टाइम जो इलेप्स्ड हो रहा है, तो अगर यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाए तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो ए प्लस बी अगर रिएक्टेंट हो रहे हैं और यहाँ पे सी प्लस डी फॉर्म कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपका जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए इंस्टेंटेनियस रेट की, तो इंस्टेंटेनियस रेट आप लोग देख सकते हैं कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर टाइम, किसी खास टाइम के लिए अगर किया जाए तो उसी को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि लेट डेल्टा एक्स यहाँ पे चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अगर किए हैं तो डेल्टा टी यहाँ पे टाइम इलेप्स्ड हो रहा है और यहीं पे आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके से आप लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाले थे, जो कि ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। फिर अगर यहाँ पे जैसा कि इंस्टेंटेनियस रेट जो कहता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए अगर होता है तो यहाँ पे लिमिट अगर कर दिया जाए कि डेल्टा टी जो टाइम होगा वो टेंस टू जीरो, कोई भी एक टाइम ले लिया गया पार्टिकुलर टाइम, और यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का बात किया जा रहा है तो ये इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से अबव एग्जाम्पल जो बताया गया था, तो सिर्फ यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो वहाँ पर था एवरेज के लिए, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी इंस्टेंटेनियस के लिए है, और यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट रिएक्शन था। अब अगर बात किया जाए आगे अगले टर्म की तरफ, तो यहाँ पे बताया जाता है कि फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आपके सिलेबस जो न्यू सिलेबस के आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उसमें सिर्फ कंसंट्रेशन का ही बात किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ के रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज होता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, या फिर वहाँ पे कह सकते हैं विथ चेंज इन प्रेशर फॉर गैसेस के लिए,
हाउएवर द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, तो जो एक्चुअल इफेक्ट जो वहाँ पे कंसंट्रेशन का चेंज होता है रिएक्टेंट का, वो क्या होता है कि कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन। वो कहाँ से डिसाइड किया जाता है, रेट लॉ से या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिएक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी अगर यहाँ पे मिला है, वहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है, तो रेट लो अगर बात किया जाए, अभी रेट लो के बारे में अभी नीचे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को रेट लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेट लो जो dx/dt है वो कुछ इस तरीके से है कि k इंटू मोलर कंसनट्रेशन A का पावर 2, मोलर कंसनट्रेशन B का पावर 1, मोलर कंसनट्रेशन C का पावर 0। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए कि अगर ए को डबल है तो रेट जो वहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिपल्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी को डबल किया जाए तो वहाँ पे उसका रेट जो होगा डबल हो जाएगा, और सी को अगर इसको किया जाए डबल तो यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बात होगा। अब अगर बात किया जाए रेट लो, रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट का, देखें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग एग्जामिनेशन में आता है तो उसको बस चीज़ को बस आप लोग पढ़िएगा और समझते जाइएगा। तो अगर बात किया जाए रेट लो, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट की, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा कि एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि dx/dt होता है in term of molar concentration of all the reactant in which concentration term are raised by the process of experimental finding, जो कि एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से होके आता है उसी लो और रेट लो एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि रेट लो जो होता है जब भी बैलेंस्ड इक्वेशन के आधार पर नहीं कह सकते, वो जो होता है एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग के अनुसार होता है, जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर आता है। फिर अगर बात किया जाए यहाँ पे कि मान लीजिए ए बी सी मिल के यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि ए रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से अगर dx/dt निकालें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a का पावर x, b का पावर y और c का पावर z। और यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो इक्वल के बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट k आएगा, कुछ इस तरीके से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ बात लिखा गया है कि द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म कौन है, एक्स एंड वाई एंड जेड है, आर ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। हमेशा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से ही आएगा। इसलिए जो इक्वेशन 1, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है वही हमारा क्या आ जाएगा, रेट लो और रेट लो एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। ओके, फिर आगे यहाँ पे बात होता है डिफरेंसेस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है। ऑर्डर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसका समेशन पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जो कि रेट लो एक्सप्रेशन में यूज होता है, ठीक है। और वहीं पे मोलिकुलरिटी की बात की जाए तो मोलिकुलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे जितना रिएक्टेंट का होता है पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, उसी को यहाँ पे मोलिकुलरिटी कहते हैं। यह जो होता है ऑर्डर जीरो हो सकता है लेकिन मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं होता है। यह ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल हो सकता है लेकिन यहाँ पे मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। फिर यहाँ पे बात किया गया है कि जो ऑर्डर है वो वेरी कर सकता है, जब चेंज करेंगे उसको प्रेशर कंसंट्रेशन में तो वहाँ पे वेरी कर सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी यहाँ पे इनवेरिएंट होता है, कोई भी चेंजिंग वहाँ पे नहीं होता है। तो ये बात थी ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जाते हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में आप लोग देखिएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वहाँ पे पूछ दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे जीरो ऑर्डर और इस बार आप लोगों को पढ़ना है तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग और हाफ लाइफ पीरियड दोनों को पढ़ना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे dx/dt निकालें तो के ए यहाँ पे जो कि कांस्टेंट के यहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दैट इज़ यह जो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। फिर कुछ इस तरीके से बस मैथमेटिकल टर्म है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम उतना करेंगे नहीं क्योंकि ये सारा चीज़ मैथमेटिकल टर्म है और जहाँ भी जो चीज़ दिया गया सारा चीज़ वहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि आता है इंटीग्रेशन से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k का वैल्यू जो कांस्टेंट का वैल्यू कुछ इस तरीके से 1/t x नोट माइनस x हो जाएगा। तो यही हमारा होता है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए। और अगर हाफ लाइफ पीरियड का बात किया जाए तो t हाफ बराबर 1/k x नोट बाय 2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बात हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब अगर बात किया जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो सेम वहाँ पे उसी तरीके से है, बस यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है सिंपली चेंज हो जाएगा और बाकी का लगभग उसी के हिसाब से आप देखिए। अगर जीरो ऑर्डर के लिए आप समझ गए तो
आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी समझ जाओगे। बेसिकली यहाँ पे लॉग का टर्म आ जाता है, इसलिए उस चीज़ को समझने की बात है। तो यहाँ पे क्या आता है कि x बराबर एक्स नोट अगर लेते हैं तो log x नोट बराबर यहाँ पे कुछ इस तरीके से -k × 0 + c आ जाएगा, और c बराबर अगर यहाँ पे निकाला जाए तो log x नोट आ जाएगा। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से k बराबर 1/t log x नोट बाय x आ जाएगा। और अगर देखिए जब भी log विथ बेस ये अगर चेंज होता है log बेस 10 में तो कुछ 2.303 से उसको यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये k का वैल्यू रेट कॉन्स्टेंट का आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड जो है आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और log 2 का वैल्यू जैसा कि आप लोगों को पता होता है उसी को यहाँ पे जब बैठा दिया गया तो t हाफ बराबर 0.6931 आ गया। तो ये यहाँ पे हाफ लाइफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हाफ लाइफ को दिखाता है और ये भी चीज़ हाफ लाइफ को दिखाता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ये चीज़ इंटीग्रेटेड है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 बार कीजिएगा, एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो बेसिकली यही हमारा आज रह गया केमिकल काइनेटिक का। इतना आप कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने का चांस लगभग तो नहीं है, क्योंकि ये हमारा सिलेबस के आधार पर ही किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप ही लोग के लिए सारा चीज़ कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से उस चीज़ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।